बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 15वीं एपिसोड है। और पहले मैंने पढ़ा था कि जलाल ही हीरो हैं इस नावल के और मावा हीरोइन है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि इनका पैचअप कैसे होगा। सॉरी, मैंने आप लोगों का वो थोड़ा स्पॉइल कर दिया ना। मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा वो दिल में रख नहीं पाई कि अगर ऐसा सीन है तो मुझे समझ क्यों नहीं लग रही कि इनका सीन कैसे बनेगा। और भी बहुत सारे कपल हैं, 3 तो कपल हैं, 3 कपल्स का मुझे पता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है 3 ही कपल बनेंगे इस नावल में। तो आप लोग सोचिए तीसरा कपल किसका होगा, मुझे नीचे बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। और तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। 3 रोज़ बाद समीना को डिस्चार्ज कर दिया गया। बाजू का प्लास्टर नहीं खुला था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी थी। इस दौरान इनिया और सरवत 2 बार उनकी अयादत के लिए अस्पताल आई, लेकिन समीना को सरवत से बात करने का मौका नहीं मिल सका। जलाल के दोबारा ना आने पर भी उन्हें अफसोस हुआ। रह कर यही सोचती उसका कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस ही ले लिया होता। जिस रोज़ वो अस्पताल से घर आई, उसी शाम सरवत और इनिया उनकी खैरियत मालूम करने आ गए। तब उन्हें सरवत से माजरत करने का मौका मिल गया। बहुत शर्मिंदा हो सरवत, भरी महफिल में बैठकर मुझे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए थी। जब चौथी मरतबा उन्होंने यही बात दोहराई, तब सरवत सादगी से हंसती। अब क्यों शर्मिंदा हो रही है, जो होना था हो चुका। नहीं, मुझे सोच समझकर तरीके से बात करना चाहिए थी, लेकिन दरअसल आपका चेहरा मुझे इस कदर अचानक याद आया कि मैं सूरत हाल की नज़ाकत को भांप ही नहीं सकी। इनिया और मावा किचन में थी, जबकि वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी। समीना, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, सोच सोच कर खुद को हल्का ना करें। उस वक्त जो होना था हो चुका। आप शर्मिंदा होकर या माजरत करके उस वक्त को वापस नहीं ला सकती, इसलिए प्लीज़ रिलैक्स रहें। सरवत का नरम और दोस्ताना लहजा एकदम दिल पर असर करता था। समीना कदर मुतमईन हुई। आप बहुत आला ज़र्फ़ है सरवत। शायद आपकी जगह मैं होती तो खासा बुरा मानती, क्योंकि मेरा नेक ख्याल मेरे शौहर दानियाल साहब की तरह बीवी के साहब का शौहर का हवाला बर्दाश्त करते। माशाल्लाह, आप खुशकिस्मत भी बहुत हैं कि आपको बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिले हैं। एक अंदाज़ा समीना ने खुद लगा लिया था। सरवत बेचारी अंदर ही अंदर खुद पर हंस कर रह गई। दिल के हल्के में एक सुई थी जिसका किनारा मुस्तकिल चुभता था। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? माँ समीना को कुछ ख्याल आया तो पूछ लिया। जी पूछिए। सरवत हमतन गोश हुई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आप और मुस्तकीम भट्टी तो बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। गालबन पसंद की शादी हुई थी आपकी, हवेली में कई बार जिक्र सुना था मैंने। तो फिर ये सब, मेरा मतलब है दानियाल हसन कैसे आ गया आप दोनों के दरमियान? समीना ने झिझकते हुए दिल के अंदर उठते डूबते सवालों को ज़बान दे रही थी। पता नहीं कौन आ गया था, किसके दरमियान? सरवत ने बोझल दिल के साथ सोचा, फिर गहरी सांस भरकर समीना के सवालों का जवाब देने लगी। मेरे और मुस्तकीम के बीच कुछ इख्तलाफात थे, जिनकी वजह से उसने मुझे तलाक दे दी थी। दानियाल मेरे खालाजाद थे। तलाक के बाद उनसे शादी होगी, यह ऐसा राज है हमारी ज़िंदगी का जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। सरवत बिना रुके बताती चली गई। ओह, समीना को फिर शर्मसारी ने घेरा। फिर तो तौकीर और मुनीज़ा भी लाइल्म होंगे। पता नहीं, मुमकिन है, मेरे सामने तो कभी बात नहीं हुई, लेकिन तौकीर भाई दानियाल के बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं। शायद दानियाल ने जिक्र कर रखा। तभी मावा और इनिया सर्विंग ट्रॉली घसीटती हुई अंदर आ गई। किसका जिक्र खैर हो रहा है भाई? इनिया ने पूछा। समीना और सरवत चौंक सी गई। कुछ ख़ास नहीं, मैं सरवत को बता रही थी कि जैसे ही मावा का रिसर्च वर्क मुकम्मल होगा हम वापस आयरलैंड चले जाएंगे। समीना ने खूबी से झूठ बोल दिया था। रिसर्च वर्क को तो अब आप रहने ही दें। मावा ने चाय सर्व करते हुए कतियत से कहा, मुझे नहीं रहना पाकिस्तान में, बस आपका प्लास्टर उतर जाए हम वापस चले जाएंगे। अरे इतनी जल्दी क्यों भाई? सरवत ने पूछा। आपको नहीं पता आंटी, मम्मी तो पहले ही पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी। मैंने ही ज़िद करके इन्हें आने पर मजबूर किया, लेकिन अब मुझे लग रहा है हमें नहीं आना चाहिए था। ये मुल्क, ये शहर हमें रास नहीं आ रहा। पहले मम्मी की तबीयत कितनी ख़राब रही और अब ये इतना शदीद एक्सीडेंट। मज़ीद यहाँ रुके तो और पता नहीं क्या होगा। इसीलिए मैंने सोच लिया जैसे ही मम्मी की तबीयत बेहतर होगी और ये सफ़र कर सके हम वापस चले जाएंगे। मावा ने कहा। उसका चेहरा अभी भी मानित पड़ा हुआ था और ऐसा लगता था जैसे वो कुछ ठान चुकी हो। समीना ने गहरी नज़रों से उसे देखा। हाँ, हम चले जाएंगे, उन्होंने आहिस्ती से कहा और कॉर्नर टेबल पर लगे गुलदान को देखने लगी। उनके चेहरे पर किसी सोच की गहरी परछाइयाँ थीं। फिर प्लान के मुताबिक वहीद ने जाड़ी को फ़ोन किया और एक्सीडेंट के बायस अपनी ख़राब हालत की ऐसी तस्वीर कशी की कि जाड़ी की मासूम रूह तड़प उठी। तुम किस अस्पताल में हो वहीद? मुझे बताओ, मैं रकम लेकर पहुंच जाता हूँ। जाड़ी ने जज्बाती होकर कहा। वहीद अस्पताल के पलंग पर इत्मीनान से लेटा पैर हिला रहा था। बुरी तरह घबरा गया। नहीं जाड़ी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ तुम मेरी हालत देख नहीं पाओगे। हाथ कलाई से अलग कर होकर तकरीबन लटक रहा है। दाएं टांग कुचली जा चुकी। डॉक्टर कहते हैं जब तक पैसे जमा नहीं कराओगे ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया जाएगा। जाड़ी, मेरी मदद करो। अदाकारी में हकीकत के रंग भरने के लिए वो रो ही पड़ा।
रो मत वहीद, जैडी ने गंभीर लहजे में कहा था। जैडी, मैं नहीं चाहता तुम मुझे इस ख़राब हालत में देखो। नबील को भेज रहा हूँ, मेहरबानी करके 20,000 रुपये उसे दे दो। तुम्हारा एहसान, जिंदा रहा तो सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। फिर फ़ोन बंद करके वो दोनों खूब हंसे। तुमने ठीक कहा था नबील, जैडी को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत ही आसान है। जब तक रकम हाथ में नहीं आ जाती कुछ कहा नहीं जा सकता, नबील ने कहा, और वो अपनी प्लानिंग की कामयाबी के बारे में बात करने लगे। दूसरी तरफ जैडी वहीद के एक्सीडेंट का सुनकर परेशान बैठा था। उसका बस न चलता था उड़कर वहीद के पास पहुंच जाए। जिस वक्त नबील पैसे लेने आया उसने नबील से भी गुजारिश की कि उसे वहीद के पास ले चले। मैं वहीद की बात से इनकार नहीं कर सकता जैडी, तुम्हें उसकी हालत का अंदाज़ा नहीं है। इस कदर ज़ख्मी हो चुका है कि समझो आखिरी सांसें ही चल रही हैं। नबील तो वहीद से भी बड़ा एक्टर था और चूँकि इस सारे ड्रामे का डायरेक्टर भी वही था, इसलिए उसकी अदाकारी वहीद से बेहतर थी। ऐसे तो मत कहो, जैडी ने सरासमगी से कहा। खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया तो आखिरी ख्वाहिश पूरी ना करने पर मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा जैडी। उसने मुझे ताकीद किया है, जैडी को अस्पताल मत आने देना, उसका दिल बहुत कमज़ोर है। फिर अपने दोस्तों से उसे मोहब्बत बढ़ी है, ऐसा ना हो मेरी हालत देखकर जैडी को कुछ हो जाए। तुम वाकई वहीद पर एहसान करो जैडी, 20,000 उसे दे दो, मैं रुपए लेकर जाऊँगा तो ही डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। क्या मतलब? वहीद की इतनी सीरियस हालत के बावजूद डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया? जब तक रकम जमा ना करवाई जाए इलाज क्यों शुरू करेंगे? तुम्हें नहीं पता आजकल के डॉक्टर्स का? मुझे अस्पताल का नाम बताओ, मैं बात करता हूँ, जैडी ने कहा। लेकिन नबील ने उसे कायल करके ही छोड़ा। मुझे फ़ोन पर वहीद की हालत के बारे में ज़रूर बताते रहना। रकम देकर जैडी ने ताकीद के साथ नबील को रुखसत किया था। अब सीधे अशना के दर पर हाज़िरी देने ना पहुँच जाना, पहले इस कामयाबी की खुशी में अच्छा सा लंच करवाओ। नबील ने वहीद को बाइक स्टार्ट करते देखकर कहा था। सिर्फ लंच, मैं तुम्हें डिनर भी करवाने के लिए तैयार हूँ। वहीद 20,000 हाथ में आते ही जैसे हवाओं में उड़ने लगा था। लेकिन एक बात है वहीद, बेशक ये मेरा ही आइडिया था लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया, नबील ने किसी कदर शर्मिंदगी से कहा था। जैडी की शक्ल देखने वाली हो रही तो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। ज़रा ये अशना मनहूस पीछा छोड़ दे, फिर जैडी को भी समझा लेंगे, आखिर हम भी तो यारों के यार हैं। वहीद ने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए कहा। यार की उसकी नज़र निशान पेट्रोल पर पड़ी जिससे शबी उतर रहा था। मारे गए, वहीद ने सरासमगी से कहा। इस दौरान नबील भी शबी को देख चुका था। अगर इसकी नज़र हम पर पड़ गई तो समझो सचमुच मारे गए। वही ने बाइक को किक लगाई। नबील उछलकर पीछे सवार हुआ और बाइक जैसे हवाओं से बातें करने लगी। मैंने अभी नबील और वहीद को यहाँ से जाते हुए देखा, लेकिन फ्लैट बिल्कुल साफ़ सुथरा है। किचन में भी किसी फरमाइशी प्रोग्राम की निशानियाँ नहीं मिल रही और तुम भी परेशान लग रहे हो। जैडी, खैरियत तो है ना? शबी अपने कमरे में जाने का इरादा मौकूफ़ करते हुए उसके करीब रुका था। जैडी ने अपनी फ़िक्रमंद नज़रें उस पर टिकाई और नफ़ी में सारे लाने लगा। खैरियत नहीं है शबी, वहीद मर रहा है। वो तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी पे मर रहा होता है, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? अब किस पे मर रहा है? जैडी ने झुंझला कर उसे देखा। मजाक की भी एक हद होती है शबी, वहीद का एक्सीडेंट हुआ है। और जैडी उसे तफसीलात बताने लगा। शबी जैसे जैसे सुनता जा रहा था उसके चेहरे के अज़लात तन रहे थे। डोंट टेल मी जैडी कि तुमने वहीद को 20,000 रुपये भिजवाए हैं। वहीद मुश्किल में है शबी, ऐसे में क्या दोस्त होकर थोड़ी सी मदद भी नहीं कर सकता था? जैडी ने नाराज़ी से कहा। पहली बात तो ये है कि 20,000 थोड़ी सी मदद नहीं होती। दूसरी बात यह कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इस बार भी तुम्हें दोस्त ने तुम्हें बुद्धू बना गया। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से नबील और वहीद को बाइक पर सवार होकर यहाँ से जाते देखा। अगर वहीद वाकई इतना ज़ख्मी हुआ है तो यहाँ तक बाइक पर कैसे आ गया? शबी ने कच्चा चबाने वाले अंदाज में कहा था। जैडी चल हमें तजब्जुब की कैफियत में कुछ बोल ही नहीं सका। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी शबी, उसने कमज़ोर से लहजे में कहा। गलतफहमी कैसे हो सकती? मैं बता तो रहा हूँ, मैंने देखा है। मेरी शक्ल देखकर वो दोनों जिस तरह भागे, समझ तो मुझे पहले ही लेना चाहिए था कि गड़बड़ है। हद होगी जैडी, तुम्हें अकल कब आएगी? हमेशा अपने दोस्तों पर भरोसा करते हो, हमेशा धोखा खाते हो। इतनी मर्तबा तो कोई बेवकूफ़ भी धोखा खाए तो मोहतात हो जाएगा। शबी ने अच्छी खासी झाड़ पिला दी। जैडी सर झुकाए बैठा था। उसे शबी की बातें दुरुस्त भी लग रही थी और नहीं भी। बज़ाहिर वहीद पर भी तो शक करने की कोई माकूल वजह नहीं थी सिवाय इसके कि सबका रिकॉर्ड के। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही शबी, उसने झिझकते हुए कहा। वहीद मुझे धोखा क्यों देगा? क्योंकि तुम्हारे सारे दोस्त धोखाबाज और फ्रॉड हैं, शबी ने जल कर कहा। ऐसे मत कहो, किसी एक की खातिर सबको कसूरवार ठहराना कहाँ का इंसाफ है? तुम बैठकर इंसाफ करो, मैं तो तुम्हारा ये ताज़ा कारनामा दादों को बताने लगा हूँ। अब जो भी समझाना है वही तुम्हें समझाएंगी, शबी ने धमकाने वाले अंदाज में कहा था। प्लीज़ प्लीज़ शबी, दादों को मत बताओ। मैं वादा करता हूँ अगली बार किसी की मदद नहीं करूँगा, चाहे कोई मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर ही क्यों ना जाए। वो बेचारा तो बुरी तरह घबरा गया था। वैसे भी शबी, खुदा ने हम पर इतना करम कर रखा है, अगर थोड़ा सा पैसा हम किसी गरीब को दे भी देते हैं तो फिर वही बात। तुम किस कदर उल्टी खोपड़ी के मालिक हो जैडी। इंसान धोखा खाकर संभलता, धोखा देने वाले को और अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं करता।
अच्छा ना, हो गई गलती। मैं वादा कर रहा हूँ दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ तुम दादो को मत बताओ। अगर गुस्से में आकर उन्होंने मेरा अकाउंट फ्रीज़ करवा दिया तो मेरे अखराजात कैसे पूरे होंगे? फिर वही से यही 20,000 वापस मांग लेना। अगर उसने तुम्हारा ख्याल कर लिया, जिसके बारे में मुझे यकीन है वो हरगिज़ नहीं करेगा, तो तुम्हारे कुछ दिन तो आराम से गुजर ही जाएंगे। वो तंज करने से आवाज़ नहीं आ रहा था। शबी, जैडी ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा और तकरीबन उसके आगे ही हाथ जोड़ दिए। मैं सिर्फ इस बार तुम्हारी बात मान रहा हूँ। शबी ने उस पर तर्स खाते हुए कहा, 20,000 की तो खैर तुम फिक्र ही ना करो, वहीद के हलक से निकलवा लूँगा मैं। और तुम्हें तो मैं वार्न कर रहा हूँ, दोबारा मुझे पता चला कि तुमने अपने किसी सो कॉल्ड फ्रेंड पर भरोसा करके नुकसान उठाया तो फिर मैं तुमको समझ लूँगा। दादो जो तुम्हारी खबर लेंगी वो अलग। शबी धमकी देता अंदर चला गया। जैडी ने अपना सर हाथों में गिरा लिया। उसे दुख भी हो रहा था और शर्मिंदगी भी। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैं वाकई अब किसी की मदद नहीं करूँगा। मैं किसी की बात का भरोसा नहीं करूँगा, चाहे कोई मेरी मिन्नतें ही क्यों ना कर ले। और कोई मेरे सामने मर भी रहा होगा तो मदद नहीं करूँगा। उसने खुद से तहिया किया और गिरने के अंदाज में सोफे पर लेटकर कुशन चेहरे पर रख लिया था। और ऐन उस वक्त जब जलालुद्दीन किसी की मदद न करने का तहिया कर रहा था, उसे बेसाख्ता समीना याद आई थी। उसका दिल चाहा शबी को उनके बारे में बताए, लेकिन इस सूरत में मज़ीद झाड़ पड़ने का खदशा था। इसलिए दिल की बात दिल में रखकर अपने बेवकूफ़ बनाए जाने का गम मनाता रहा। फिजान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुए थे। अब कैसी तबीयत है आपा? उन्होंने कुर्सी बैठ के करीब रखते हुए पूछा। ताख़ीर से बेदार हुए थे, चेहरे पर भरपूर नींद का तासुर और हल्की सी नमी महसूस हुई थी। अभी तक नाइट सूट में मलबूस थे। समीना ने नज़रों ही नज़रों में भाई की बलाएँ ले डाली। अब तो बहुत बेहतर हूँ, लेकिन कंधे में खिंचाव बहुत महसूस होता है। आज चेकअप के लिए जाएंगे तो डॉक्टर से कहना बस ये प्लास्टर उतार दे। मैं थक गई हूँ इतनी लंबी बीमारी से। और तुम इतनी देर से क्यों उठे हो? तबीयत तो ठीक है? उन्होंने फैज़ान की पेशानी छूकर गोया टेम्परेचर लिया था। रात कुछ काम कर रहा था, सोने में देर हो गई थी। फिज़ान ने आंखें मसलते हुए जवाब दिया, मामा कॉफ़ी पियेंगे या ब्रेकफास्ट बना दूँ? मावा कोई किताब पढ़ रही थी। उसने फिज़ान को एक नज़र देखते हुए पूछा, फ़िलहाल तो कॉफ़ी। फिर उसे किताब बंद करता देखकर बोले, तुम बैठो मैं खुद बना लूँगा। मावा जानती थी उन्हें अपने हाथ की कॉफ़ी ज़्यादा पसंद थी, इसलिए इसरार नहीं किया, बल्कि बोली, प्लीज़ मेरे लिए भी हाफ़ कप। शर्म करो मावा, ये नहीं कि खुद उठकर कॉफ़ी बना दो, उससे कह रही हो? समीना ने बुरी तरह से उसे झुड़का था, लेकिन वो कंधे उचकाकर बोली, फिज़ान मामा को मेरी बनाई कॉफ़ी कभी पसंद नहीं आती। उसकी डिठाई पर समीना को अच्छी खासी तप चढ़ गई थी। फिज़ान बिना कुछ बोले महज मुस्कुराते बाहर निकल गए। चंद मिनट बाद कॉफ़ी के मग हाथ में लिए वापस आए तो मावा बोली, थैंक यू मामा, आप बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं। प्लीज़ शहरोज़ को भी मामा बनाना सिखा दे। हाँ, ताकि शादी के बाद ये मोहतरमा आराम करे और शहरोज़ बेचारा उसे कॉफ़ी बना बना कर पिलाए। समीना जल कर बोली, तुम तो मेरे सुघड़ापे का नाम ख़राब करोगी मावा। इसमें मेरा क्या कसूर? मेरी अम्मा ने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। वो शरारत से हंसने लगी। न्यूज़पेपर कहाँ है? उन दोनों की बहस से बेपरवाह फिज़ान ने पूछा। ओह, मैं तो बाहर से उठाना ही भूल गई, गेट के पास ही पड़ा होगा। जाओ मामू को ला कर दो, समीना ने फ़ौरन कहा। फिज़ान हंसती है, मैं ले लूँगा आपा, क्यों इस बेचारी को उठा रही हैं? बस इसी लाड ने इसे बिगाड़ा हुआ है, उन्होंने झुंझला कर कहा था। आपको तो बस मुझ में खामियाँ ही नज़र आती हैं। जिस वक्त फिज़ान दरवाज़ा बंद कर रहे थे, उन्होंने मावा को कहते हुए सुना था। अखबार गेट के करीब रखे गमलों के पीछे पड़ा था। फिज़ान ने एहतियात से रोल किए हुए अखबार का रबड़ बैंड हटाकर उसे एक हाथ से झाड़कर सीधा किया और वहीं खड़े होकर शायद सुर्खियों पर नज़र डालने लगे। उन्हें वहाँ खड़े चंद मिनट गुजरे थे कि अचानक कुछ गिरने की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने गर्दन मोड़कर देखा, शाजिया ने स्टील वाटर कैन गिरा दिया था और अब इनिया से झाड़ सुन रही थी। फिज़ान कुछ सोचकर उस तरफ आ गया। इनिया ने शाजिया को अच्छी तरह डांट फटकार कर कोई हुक्म जारी किया। वो खैर मनाती भागी, फिर खुद क्यारी के पास जाकर खड़ी हो गई और कमर पर दोनों हाथ टिकाकर पौधे को देखने लगी। उसके झुके हुए चेहरे पर बैक वक्त परेशानी और सदमा दिखाई दे रहा था। गुड मॉर्निंग, फिज़ान ने बिला इरादा ऊंची आवाज़ में कहा। इनिया अपनी ही धुन में थी। उसने चौंक कर उन्हें देखा। मॉर्निंग, वो सादगी से मुस्कुरा दी, लेकिन इस मुस्कुराहट में भी परेशानी झलक रही थी। खैरियत, कोई परेशानी है? उन्होंने पूछा। ये सारी क्यारी सूख गई है, एक भी पौधा सलामत नहीं, सारे मुरझा गए। हवा से बिखरते बालों को कान के पीछे अड़सते हुए उसने रोहानसी होकर कहा था। फिज़ान की नज़रें बेसाख्ता क्यारी तक गई, लेकिन दरमियानी फासला इतना ज़्यादा था कि कुछ भी वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने हाथ के इशारे से उसे इंतज़ार करने के लिए कहा। फिर बाड़ अबूर करके उसकी तरफ आ गए। ये पकड़ो। उन्होंने कॉफ़ी का मग और अखबार इनिया को पकड़ा और खुद पंजों के बैठकर मुरझाए हुए पौधों का जायज़ा लेने लगी। इनिया दिलचस्पी और फिक्रमंदी से उन्हें काम करता देखने लगी। फिज़ान बड़ी अर्क-रेज़ी से पौधों को मुआयना कर रहे थे, कभी पत्ते उठाकर देखते, कभी जड़ों में झांकते। उनके हाथ मशाकी से काम कर रहे थे, ऐसा लगता था जैसे वो इस काम में बहुत माहिर हों। उनके हाथ मजबूत और गंदमी थे। वो ब्लैक ट्राउज़र और टी शर्ट में मलबूस थे,
जिसकी आस्तीनें कूनियों से कुछ ऊपर थी। पेशानी रोशन थी, आंखों में जहानत और पुख्तगी की बड़ी वाज़ेह चमक। इनिया को एहसास तक ना हो सका। वो कब पौधों को छोड़कर उनका जायज़ा लेने लगी। सो इत्तेफाक बाज़ वारदातें अनजाने में भी हो जाती, ख़ुसूसन जिनका ताल्लुक़ दिल से। अच्छी शक्ल तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन किसी शख्सियत में बड़ी कशिश होती है। सुना कोई देवता था, अपालू नाम था उसका, बड़ा हसीन था, बेपनाह कशिश थी उसकी शख्सियत में। लेकिन क्या उनमें से भी ज़्यादा पुरकशिश होगा, इनसे भी ज़्यादा हसीन? हसीन लौखला वाला किस कदर जनाना लफ्ज़ है। इनके लिए तो कोई और लफ्ज़ होना चाहिए जो उनके शयान शान हो, जैसे ग्रेसफुल, शानदार, सोबर और अच्छा भाई होगा कोई अपालू, बड़ा हसीन, बेहद शानदार। हमें क्या, हमें तो यही पसंद है। अपनी ही सोचों में उलझी वो इस बुरी तरह से गड़बड़ाई कि हाथ से मग ही छूट गया। फिज़ा ने चौंक कर उसे देखा। कॉफ़ी ज़ाया हो गई, लेकिन घास की तय यहाँ तबीज़ होने की वजह से मग टूटने से बच गया था। इनिया इतनी बुरी तरह से शर्मिंदा नज़र आ रही थी कि हद नहीं। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए और कॉफ़ी बना दूँ? इट्स ओके, अपने प्लांट्स के लिए इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिज़ा ने दोस्ताना मुस्कुराहट से उसके घबराहट ज़दा चेहरे को देखा। वो उसकी घबराहट को परेशानी पर मामूल कर रहे थे। इन्हें कीड़ा लग गया है, घर में अगर नीला तोता है तो वो ले आओ। इनिया दौड़ कर गई और नीला तोता ले आई। पानी, कदाल। फ़िज़ान चीज़ें बताते रहे। इनिया भाग भाग कर मतलूबा चीज़ें फ़राहम करती रही। जब फ़िज़ान अपना काम समेट चुके तो उन्होंने इनिया को कुछ हदायत दी। शाम में एक बार फिर ये लिक्विड इन पौधों पर स्प्रे करना। कल तक पूरी क्यारी फिर से हरी भरी हो जाएगी। आपको गार्डनिंग के बारे में सब कुछ पता है? इनिया ने रश्क से उन्हें देखा। सब कुछ तो नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ पता है, फ़िज़ा ने सरसरी अंदाज में कहा। देखिए, जब मैं तुम्हारे जितना था और मेरे प्लांट्स को कुछ होता था तो मैं भी परेशान हो जाता था, क्योंकि उस वक्त मेरी मालूमात बहुत कम थी। फिर मैंने गार्डनिंग से मुतल्लिक क्लब ज्वाइन किए और ऐसी किताबें और मैगज़ीन्स पढ़ने लगा जो मेरी मालूमात में इजाफ़ा करी। आप यकीनन कैप्रिकॉर्न होंगे। सारे कैप्रिकॉर्न्स को गार्डनिंग में इंटरेस्ट होता है। इनिया ने झट से ख्याल जाहिर किया था। अच्छा, और लियो के बारे में क्या ख्याल है? फ़िज़ा ने मुस्कुराकर छोटी सी लड़की को देखा। मेरा मतलब है, लियो अफराद को गार्डनिंग में इंटरेस्ट होता है या नहीं? उनके अंदाज़ में हल्की सी शरारत थी। इसका मतलब आप लियो हैं? वो फ़ौरन नतीजा निकाल कर बोली। मुझे इस स्टार के बारे में ज़्यादा नहीं पता। मैं खुद कैप्रिकॉर्न हूँ, इसलिए ज़्यादातर इसी के बारे में पढ़ लेती हूँ। मेरे पास एक बुक है जिसमें सारे स्टार्स के बारे में लिखा हुआ है। मैं उसमें देखूँगी कि लियो को गार्डनिंग में इंटरेस्ट होता है या नहीं, फिर आपको बताऊँगी, उसने सादगी से कहा। जवाबन फ़िज़ान बोले, बिल्कुल ठीक। और अगर इस बुक में लिखा हुआ कि लियो को गार्डनिंग में इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं फ़ौरन गार्डनिंग छोड़ दूँगा। क्योंकि उनके अंदाज़ में ऐसी कोई बात नहीं थी कि झिंपा जाता, बल्कि उनका अंदाज़ ऐसा था जैसे किसी छोटे बच्चे को बहला रहे हों। लेकिन इनिया खिसियास ही गई। मेरा वो मतलब नहीं था। फ़िज़ान ने उसकी शक्ल देखी और बेसाख्ता कहका लगा कर हंस दी। इनिया धक से रह गई। या अल्लाह, क्या वो अपालू हंसता हुआ इनसे ज़्यादा अच्छा लगता होगा? मतलब कुछ नहीं। मैं इंतज़ार करूँगा कि तुम मुझे मेरे स्टार के मुतालिक बताना, फिर मैं तुम्हें गार्डनिंग से मुतालिक मैगज़ीन्स और बुक्स ला कर दूँगा। और जब हमारी दोस्ती हो जाएगी तो मैं तुम्हें येलो गुड्स, दोस्ती का फूल दूँगा। फ़िज़ान लापरवाही से कह रहे थे। इनिया खामोश रही। वो उनकी तरफ देखने से लाशौरी तौर पर एतराज़ बरत रही थी और उसकी नज़रें हाथ में पकड़े मग पर थी। फ़िज़ान ने ज़रा सा झुककर बगौर उसका चेहरा जांचा, फिर हथेली से उसके सर पर जमा कर खफीफ सा झटका दिया। क्यों, ठीक है ना? उनके लहजे में इसरार था। इनिया ने यूं ही नज़रें झुकाया, अस्पात में सर हिला दिया। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। फ़िज़ान मुस्कुरा दी। बाय द वे, आई एम सॉरी, उन्होंने मग उसके हाथ से लेते हुए कहा। इनिया ने ताज्जुब से उन्हें देखा। किस लिए? कॉफ़ी तो मेरे हाथ से ज़ाया हुई है, उसने बेसाख्तगी से पूछा। मैंने उस दिन यूकलिप्टस के पत्ते काट दिए थे। मुझे तुम्हारी इजाज़त लेना चाहिए थी। आपने जो भी किया अच्छी नीयत से ही किया था। अब सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं आपके लिए कॉफ़ी भिजवाती हूँ। उसने अखबार भी फ़िज़ान को पकड़ाया और बअजलत अपने पोर्शन की तरफ चली गई। फ़िज़ान उसकी अजलत पर हैरान तो हुए, फिर कंधे उचकाकर अनेक्सी की तरफ चल दिए। तो जनाब, ये थी इसकी आज की एपिसोड। आई नो आप लोगों को टाइम थोड़ा देती हूँ यार, लेकिन मेरे लिए टाइम मैनेज करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और आइंदा मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती कि मैं आप लोगों को टाइम कैसे दूँगी। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कह रही, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा टारगेट है मुझे आगे काम करने के लिए। बहुत कुछ करना है और मेरे पास वक्त बहुत कम है, और कम वक्त में ज़्यादा काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप लोग बस दुआ कीजिए मेरे लिए कि मैं सब कुछ मैनेज कर सकूँ, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।